हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि सभी को पता है कि आज नया साल है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग न्यू हैप्पीनेस, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ न्यू इंस्पिरेशनल ऑन योर लाइफ। विशिंग यू अ ईयर फुली लोडेड विद हैप्पीनेस। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम आज अपना नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। और साथ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ववर्ती स्थिति, पर्यावरण परिस्थितियाँ और कृषि की स्थिति। तो चलिए देखिए क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। कृषि का मूल स्थान दक्षिण एशिया को माना जाता है तथा शीघ्र ही कृषि का विस्तार भारत में होने लगा। भारत में कृषि का विकास अनेकों स्थायी आवासीय स्थलों की खुदाई तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों उत्पन्न होने की वजह से हुआ। इसकी पूर्ववर्ती स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ क्षेत्र है बोलन नदी के तट पर स्थित था। इसका विस्तार कांची के मैदानों से लेकर सिंधु घाटी तक था। मेहरगढ़ स्थल ऐसा अनोखा स्थल था जिससे हमें नवपाषाण क्रांति के लगभग सभी अवस्था के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ की जो आवास बस्तियां थी वह एक ही पंक्ति में फैली हुई थी। इसके संबंध में जीएल जो कौशल है वे कहते हैं कि बड़ी मात्रा में मेहरगढ़ से पूरा वनस्पति विज्ञान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा गेहूं की सभी किस्में उपलब्ध थी, जबकि जौ की तुलना में गेहूं कम मात्रा में उपलब्ध हुआ था। मेहरगढ़ से भारतीय बैर तथा खजूर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में आरंभ से ही नदी घाटी वाले क्षेत्रों में स्थायी आवास की अवस्था के लक्षण विद्यमान थे। यह अवस्था नदियों द्वारा बाढ़ के रूप में लाई गई मौसमी मिट्टी पर निर्भर करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। जीएल कौशल के विवरण के आधार पर निकट पूर्व तथा दक्षिण एशिया का पश्चिम भाग तीव्र उत्तर अति न्यूनतम शुष्कता के प्रभाव में था। 1901 से 1971 के मध्य सिंधु सभ्यता की जलवायु परिस्थितियों से संबंधित 3 अध्ययन सामने आते हैं, जिसमें पहला अध्ययन था या है रॉबर्ट एल राइकस द प्री हिस्ट्री क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान ऑफ इंडस। उन्होंने लिखा है, इसमें लिखा गया है, इस क्षेत्र में शुष्कता का कारण जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा लंबे समय तक प्राकृतिक दोहन था। गुलदीप सिंह एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। गुलदीप सिंह ने राजस्थान की सांभर डिडवाना झीलों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए हैं। उनके अनुसार 2000 ईसा पूर्व जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए उनके कारण इन झीलों का खारापन बढ़ गया, जिसका प्रभाव सिंधु क्षेत्रों पर पड़ा। थर्ड अध्ययन है रामास्वामी द इंडियन जियो हाइड्रोलॉजी। इसके अनुसार हड़प्पा, जिसका समृद्धि काल 2500 से 1700 ईसा पूर्व था तथा इस क्षेत्र की जलवायु अधिक नमी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा शुष्क थी, तथा इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल ऑफ मुंबई में एक परीक्षण किया, जिसके आधार पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का धरातलीय जो तल है 5000 साल पुराना माना है। इन अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई जलवायु उपनांतरण नहीं हुआ था तथा सिंधु सभ्यता आरंभ से ही आर्द्र शुष्क क्षेत्र रहा है तथा वहाँ अपर्याप्त वर्षा के बिना कृषि करना संभव नहीं था। सिंधु सभ्यता के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र जलवायु परिस्थितियों की विशेषताओं तथा नदियों में पाई जाने वाली मौसमी
बाढ़ के जो विशिष्ट स्वभाव के परिणाम थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि की स्थिति। सिंधु घाटी में कृषि का विकास जिन क्षेत्रों में हुआ उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की क्षमता अधिक थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही कृषि का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। इरफान हबीब ने सिंधु सभ्यता की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो सिंधु कृषि पर निर्भर थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की संख्या 10 से 50 लाख रखी गई है। सिंधु सभ्यता के समस्त क्षेत्रों में 40 लाख जनसंख्या का अनुपात मिलता है, जिसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में 6 लोग। उस समय की जलवायु कृषि के लिए अधिक सहायक थी तथा इसके साथ ही कृषि उपकरण विकसित हो चुके थे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रणाली तथा उपकरण। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख रूप से नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ की मिट्टी का गहरा प्रभाव था। सिंधु नदी की तुलना नील नदी में से जो भी है की जा सकती है। नदियों का तुलनात्मक अध्ययन श्री रत्नागार ने किया है। वो लिखती है, सिंधु की तुलना में नील नदी सौम्य एवं संतुलित है तथा जून के अंत से लेकर सितंबर मध्य तक इसमें काफ़ी न्यूनता से बाढ़ आती है तथा बाढ़ का पानी कई हफ्तों तक खेतों में उतर जाता है। सिंधु में भी गर्मी में बाढ़ आती है, जो कि गेहूं तथा जौ की फसल बोने का उपयुक्त समय होता है तथा हिमालयन में इसका क्षेत्र नील नदी की तुलना में बहुत अधिक है तथा इसमें तीव्र गति से बाढ़ वाले मैदान सिंधु सभ्यता के विशाल आवासीय उपनिवेशों के निर्वाह के लिए कृषि, विशेषकर रबी की फसल के लिए सहायक थे। विश्व के समस्त शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति अनिवार्य तथा अनिश्चित थी। सिंधु नदी में यह स्थिरता 65% थी। कृषि में उपयोग लाए जाने वाले उपकरणों के महत्वपूर्ण परिणाम हमें कालीबंगन, बनावली तथा लोथल से प्राप्त होते हैं। कालीबंगन तथा सोचुघई से हल के जोते गए 2 खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हल का साक्ष्य मिला है। इरफान हबीब लिखते हैं कि हल की खोज ने किसानों की मेहनत को कम किया तथा पहले यह मानव अपना परिश्रम फावड़ा तथा कुदाली की सहायता से किया करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत फसलें। सिंधु की कृषि मुख्य रूप से रबी की फसलों पर आधारित थी। यह शीतकाल में जब सितंबर माह में बाढ़ का पानी रोका जाता था तो बोई जाती थी। गेहूं तथा जौ, ये दोनों फसलों के परिणाम हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसकी निरंतरता हम सिंधु सभ्यता में भी पाते हैं। रबी की अन्य फसलें जिसके प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं उनमें है सरसों, अलसी, मटर तथा हरा चना। बाजरा और ज्वार जो गर्मियों में बोए जाते थे, सब स्थानों में न बोकर कुछ सीमित स्थानों में ही इनकी खेती की जाती थी। इन सब फसलों के अलावा चावल के प्रमाण भी मिलते हैं लोथल व रंगपुर से। बाजरा, ज्वार, मोटा चावल तथा कठोर पौधे इस तरह के भूभाग के लिए उपयुक्त थे जहाँ कम वर्षा होती थी या उत्तम मिट्टी का अभाव था। इरफान हबीब के अनुसार सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से तंदूरी रोटी के भी प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि रोटी बनाने का इतिहास 5000 वर्ष से चला आ रहा है। श्री रत्नाकर लिखती है कि जो रेशे तथा तंतु का प्रयोग कपास तथा तिल के तेल निकालने के लिए किया जाता था तथा अलसी का तेल खाने की अपेक्षा दिया जलाने में किया जाता था। G.L. कौशल के अनुसार सिंधु सभ्यता के निवासी अधिकतर कृषक तथा चारवाहे होते थे। जौ उनका मुख्य भोजन था तथा यहाँ के लोग मवेशियों को पालने में माहिर थे। यहाँ के लोग शीतकाल में कृषि का कार्य करते थे तथा मुख्य रूप से रबी की फसल उगाते थे। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो सिंधु सभ्यता में एक स्थायी कृषि तथा पशुचारण के रूप में एक दूसरे के समानार्थक या पूरक थी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।